हेलो। हेलो। सबसे करीब तो आवाज जा रही है ना। हेलो। हाँ, यही फायदा है लाइव क्लास का कि बारिश तो आती है, तूफान आए, हमेशा पैसे देखिए आपका ये न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर चल रहा था। यानी कि आपका जो संविधि है या चार्टर है या संविधान भी कहा जाता है इसे, जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान है, वह आपको पढ़ाया जा रहा था। इसमें जो मैं बता रहा था वह आर्टिकल 31 बता रहा था और अनुच्छेद 31 से, यानी कि आर्टिकल 31 से आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसको जब भी पढ़िए आर्टिकल 31 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 को जोड़कर पढ़िएगा। यानी कि अगर आप बेयर एक्ट रखे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि बेयर एक्ट पर ही आपका भारत के संविधान का आर्टिकल 127 ऐड कर लेना है। यानी कि 31 में है क्या, ये देखिए। जहां तक 31 की बात है, एडहाक जज की नियुक्ति या तदर्थ न्यायाधीश, हिंदी में तदर्थ कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एडहाक जज की नियुक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 31। दूसरा आपको कोरिलेट करना है भारत में कि तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय की दोनों, तो एडहाक जजों की नियुक्ति का प्रावधान केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में है और आर्टिकल 127। ये क्वेश्चन जीएस और लॉ में बन चुका है। हाई कोर्ट न मार दीजिएगा, केवल क्या मारना है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 127। अब एडहाक जज का क्यों नियुक्त किए जाते हैं, बस नियम देख लेना है 31 में। अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो राज्यों के बीच विवाद हो और उनमें से एक राज्य का जज न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो, तो दूसरे राज्य को ये कहा जाता है, दूसरे राज्य को अधिकार होता है कि वह अपनी ओर से अपने देश का एक न्यायाधीश नियुक्त कर सके, केवल उसी मामले के लिए, यानी कि सभी मामलों के लिए नहीं, केवल उसी विवाद में। इसके बाद अगर किसी भी दोनों पक्षकार हैं और किसी भी देश का कोई जज नहीं है, तो दोनों देश चाहें तो अपनी ओर से एक एक जज नियुक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको बता दिया जाए। उदाहरण आपका ये देखना है कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। जैसे कि सबसे अच्छा विवाद था कुलभूषण जाधव के मामले में ही था। तो ऐसी दशा में भारत के एक जज मौजूद थे, जस्टिस दलबीर भंडारी जी। तो ऐसी दशा में पाकिस्तान से भी कहा गया कि आप चाहें तो एक जज अपनी ओर से एडहाक पर, यानी कि केवल कुलभूषण जाधव के मामले के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। और अपॉइंट किया भी गया, वो अलग बात, किया भी गया। और अगर मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान है और दोनों में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और दोनों पक्षकारों का कोई जज नहीं है वहाँ, न तो भारत का कोई जज है और न ही पाकिस्तान, तो उस विवाद के लिए भारत और पाकिस्तान अगर चाहें तो अपनी ओर से एक एक एडहाक जज, यानी कि कुछ समय के लिए जज नियुक्त कर सकते हैं।
आपका ये 31 में है और यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन बना है, गलत न हो। ये ढाक जज जैसे ही आए कौन सा अनुच्छेद मार कर आना है, आपका 31। आइए 32 देखा जाए। अनुच्छेद 32 से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लिखवाते समय भी थोड़ा शार्ट किया जाएगा। आपका अनुच्छेद 32 से देखिए 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक एक हम बेर एक बता रहे हैं। देखिए, न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक वेतन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जज हैं। उन 15 जजों को मंथली पेमेंट किया जाएगा कि वार्षिक। अब भारत में इसको जोड़ लीजिए। भारत में जो जजों को पेमेंट होता है वह वार्षिक होता है कि मंथली होता है, तो आपका जवाब रहेगा मंथली होता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल भी कोरिलेट करते रहना है, तो कौन सा अनुच्छेद आपका वेतन और भत्तों की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 125। यानी कि जब इसको जो पढ़िएगा तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जोड़कर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 125। दूसरा देखिए, अध्यक्ष को विशेष वार्षिक भत्ता मिलेगा। यानी कि वेतन के अलावा जो न्यायालय का अध्यक्ष होगा उसको विशेष रूप से वार्षिक भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि अलग से पैसा भी दिया जाएगा। तो तुरंत भारत में आपको जोड़ लेना है, जो भारत का सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है, तो अन्य जजों के बराबर वेतन मिलता है कि थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा। तो यहाँ भी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जो न्यायालय का अध्यक्ष होगा उसको अलग से भत्ता भी दिया जाएगा। अध्यक्ष जिस दिन अध्यक्ष के पद पर काम करेगा उस दिन का उसे विशेष भत्ता नहीं, उपाध्यक्ष जिस दिन अध्यक्ष के पद पर काम करेगा उस दिन का उसे विशेष भत्ता मिलेगा। यानी कि आपका बताया गया था कि जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका 15 जज होते हैं और आपका एक अध्यक्ष फिर उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष के न रहने पर अध्यक्ष का कार्य कौन करेगा, उपाध्यक्ष। तो जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेगा तो उसे विशेष भत्ता उसे भी मिलेगा। जैसे कि भारत में भी जोड़ सकते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो ऐसी दशा में वेतन भत्ता अलग उतने दिन का बनता है, और राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं उसे भी क्या होंगे, प्राप्त। अगला देखिए आपका ये आपका वेतन भत्ता ये कौन निश्चित करता है, ये आपका पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो महासभा द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायाधीश हैं उनको कितना वेतन भत्ता दिया जाएगा इसका निर्धारण महासभा द्वारा किया जाएगा। ये पूछ सकता है भाई। भारत में भी इसको जोड़ते रहिए। भारत में जो जजों को वेतन भत्ता मिलता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भारत में, बताइए। राष्ट्रपति करता है कि संसद करती है कि प्रधानमंत्री? हाँ, तो वहाँ कौन करेगा, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा। बस जोड़ते रहिए, इससे ये रहेगा कि आपको कुछ संविधान भी तैयार हो गया और कुछ न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सबसे कम समय में ज़्यादा पढ़ने की यही स्टाइल है।
अगला देखिए, अब जो यहाँ भी अब क्वेश्चन जो अगला बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चांस भी आगे हैं कि पूछा जा सकता है। अच्छे से तैयार रखना है कि जो न्यायालय का निबंधक होता है, निबंधक मतलब रजिस्ट्रार होता है, पंजीकरण अधिकारी होता है, उसका वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बना है। इसको भी अच्छे से फिर एक बार देखिए, एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर सकता है कि जो न्यायालय का रजिस्ट्रार है उसका वेतन कौन निर्धारित करता है। तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि न्यायालय की प्रस्ताव पर महासभा द्वारा निश्चित किया जाता है, अर्थात न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा को रजिस्ट्रार के वेतन का प्रपोजल भेजेगा और उस प्रपोजल के आधार पर उस प्रपोजल भेजेगा और महासभा ये निश्चित करेगी कि रजिस्ट्रार या निबंधक को कितना वेतन दिया जाए। तो एक लाइन याद करके जाइएगा। क्वेश्चन फिर हम बता दें कि रजिस्ट्रार का वेतन कौन निर्धारित करता है। तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन गलत न हो। आपका कौन निर्धारित करेगा, तो आपका न्यायालय के प्रस्ताव पर कौन, महासभा। इसके बाद आपका एक और पॉइंट छूट गया, तो भी बता दिया जाए। पद पर रहने के जो न्यायाधीश हैं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, उनके पदावधि के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, यानी कि कमी नहीं होगी। यानी कि जब वह पद पर हैं तो क्या वेतन भत्ता कम किया जा सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। इसको थोड़ा भारत में जोड़िए। भारत में क्या नियम है, क्या जजों का वेतन भत्ता कम किया जा सकता है कि नहीं भारत में, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अपवाद है, और वह अपवाद भी याद रखना है कि जब भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जजों के वेतन भत्ते को भी कम किया जा सकता है। तो वित्तीय आपात किस आर्टिकल में, 360। फिर एक बार इसको समझिए। जहाँ तक भारत के संविधान की बात है, आर्टिकल 125 कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में उनके पद पर रहते हुए कमी नहीं की जा सकती। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है कि कब कम किया जा सकता है, जब भारत में क्या हो, आप वित्तीय आपात लागू हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 360। अब तक कितनी बार लगा है, हाँ एक बार भी नहीं लगा है। सौभाग्य रहा कि एक बार भी नहीं लगा। चलिए सही बता रहे हैं भाई। अब अनुच्छेद 33 न्यायालय का व्यय। तो जो न्यायालय में खर्चा होगा वो कैसे आपका वहन कौन करेगा, तो महासभा करेगी। और का भाई कैसे खर्चा चले ये निर्धारण कौन करेगी, महासभा। तो न्यायालय भारत में जोड़ लीजिए, न्यायालयों में जो खर्चे होते हैं उसका वहन कौन करती है भारत में। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो कौन करेगी, मैंने आपका कह सकते हैं कि संसद निर्धारित करती है, पास करती है बजट उसके लिए, और उसी बजट में से क्या किया जाता है, खर्चा। और ये जो न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होते हैं भारत में, आपका सुप्रीम कोर्ट के, वह भारत के कंसोलिडेशन फंड यानी कि संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसको आगे आपका बताया जाएगा। अब आइए अध्याय 2। अध्याय 2 अभी लास्ट में आपका पढ़ाया जाएगा। इसमें न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्रोतों का उल्लेख है।
इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपका अध्याय 2 बताया जाए, आपका लास्ट में पढ़ाया जाएगा, मतलब आज संभव नहीं है, कल पढ़ाया जाएगा। इसमें अध्याय 2 में आपको ये मिलेगा कि न्यायालय का जुरिडिक्शन। देखिए, अध्याय 2 जब भी पढ़ाया जाएगा आपका सीपीसी को रिलेट करना है, इसीलिए थोड़ा आपका भी तैयार नहीं है, तभी छोड़ा जा रहा है। इसको सीपीसी में जो न्यायालयों का जुरिडिक्शन या अधिकारता है, सीआरपीसी में जो है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ये तीनों को रिलेट करते हुए आपको बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण, पिछली बार क्वेश्चन बना भी है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस आर्टिकल में किया गया है, तो वह आर्टिकल इसी बीच में रहेगा 38। तो उसको आगे कल बताया जाएगा भाई। अध्याय 3 आ जाइए, क्रिया विधि, यानी कि न्यायालय की कार्यवाही कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं, क्रिया विधि यानी कि न्यायालय अब कैसे कार्य करेगा। तो यहाँ से आपको छांट कर एक क्वेश्चन पढ़ने हैं इधर से, यानी कि 39 से लेकर और जब भी 70 तक पढ़िए तो कम से कम 10-12 अनुच्छेद ही इधर तैयार करना है, लेकिन प्रावधानों को याद रखना है। अनुच्छेद में जो कहूँगा बस वही आपका अंडरलाइन भी करना है और याद भी, लेकिन प्रावधान ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, अध्याय 3 शुरू किया जा रहा है भाई। आपका आर्टिकल 39 से लगातार क्वेश्चन बनता है, जीएस में भी बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लैंग्वेज क्या होगा, भाषा क्या होगी, ये खूब क्वेश्चन बना है। तो बस 2 भाषाएं होंगी, रट कर जाइएगा। कौन कौन? फ्रेंच और अंग्रेजी, रट कर जाना है। यानी कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है भाषा, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 39। देखिए, आपका न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी होंगी। अगर पक्षकार सहमत हैं फ्रेंच पर तो फ्रेंच में सुनवाई निर्णय होगा। अगर पक्षकार सहमत हैं अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में होगा। और अगर पक्षकार जो विवाद के पक्षकार हैं, देश अगर सहमत नहीं है तो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में आपका निर्णय दिया जाएगा। और विवाद उत्पन्न होने पर कौन सा लैंग्वेज मान्य होगा? इंग्लिश की फ्रेंच? हाँ भैया, आपका आयोग भी देख लीजिए, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। और विवाद उत्पन्न होने पर बताइए कौन सा वर्जन मान्य होता है, इंग्लिश की हिंदी? तो उसी प्रकार फ्रेंच और अंग्रेजी में आपका विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन पार्ट सही है, तो क्या माना जाएगा? आपका इंग्लिश माना जाएगा। आपका अगला देखिए, इसमें आपका जैसे ही लैंग्वेज पढ़िएगा आपका तुरंत मैं बता दूं, अच्छे से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। और कोरिलेशन देखिए कैसे करना है। 39 याद रखिएगा, भाषा। इसको आपका 3 एंगल से कोरिलेट करना है, एक सीपीसी में, दूसरा सीआरपीसी में और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 जगह से, ताकि जहां से भी लैंग्वेज आ जाए। और अनुसूची नंबर 8 भी कोरिलेट कर लेना है, भारतीय संविधान का। यानी कि 4 जगह से आपका कोरिलेट करना है। भाषा के बारे में भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में प्रावधान किया गया है।
अब आपका संविधान में जो पूछा जाता है, बैरक पर चाहे तो आप लिख सकते हैं या अलग से भी लिखवाते समय भी थोड़ा कोरिलेट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 348 यानी कि 348, यानी कि उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 348 348 में किया गया है। अंग्रेजी होगी। क्या होगा? अंग्रेजी। अब आ जाइए, आपका सीआरपीसी में ज़्यादा पूछा जाता है कि सीआरपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं, लोअर कोर्ट का। और धारा याद रखिए 372, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा मार कर आएंगे? 372। अब आइए सीपीसी, हल्का सा भाई 137। देखिए सीपीसी याद नहीं आ रहा है, एक दो इधर उधर हो रहा है आपका सेक्शन, इसको लिखवाते समय सुधारा जाएगा। आगे देखिए, आपका न्यायालय की भाषा के बाद आपका कह सकते हैं कि आपका अनुच्छेद 40 देखना है। आइए, आपका अनुच्छेद 40 ये बताता है कि मामले की शुरुआत कैसे होगी, अर्थात यदि आप न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करते हैं तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 40 ये बताता है कि मामले की शुरुआत कैसे होगी। तो अगर मान लीजिए कि भारत है और पाकिस्तान के विरुद्ध मुकदमा करना चाहता है तो भारत को क्या करना पड़ेगा? यानी कि भारत को आपका करना क्या पड़ेगा? ये कौन सी धारा बताएगी? आपका 40 बताएगी। देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है भाई। देखिए आपका 40 क्या कहता है, न्यायालय में जो मुकदमा होगा वह रजिस्ट्रार को संबोधित लिखित आवेदन द्वारा दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत मुकदमा करना चाहता है तो लिखित में किसको देगा? लिखकर अपना मुकदमा न्यायालय के रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार न्यायालय को देंगे, और जो विरोधी पक्षकार रहेगा उसको नोटिस जारी करेंगे, सूचना जारी करेंगे कि आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है और आप आकर क्या करिए, यहाँ आपका अपना पक्ष रखिए। देखिए आपका भारत में क्या नियम है बताइए। भारत में जब मुकदमा दायर किया जाता है तो आपका कचहरी में जाते हैं तो क्या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को दे देते हैं कि क्लर्क को देते हैं? तो वहीं क्लर्क न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या हो गया? रजिस्ट्रार, जो हेड क्लर्क। और यहाँ आपका पूछा गया इंटरव्यू में भाई, मुंसरिम कहा जाता है उर्दू में, यानी कि जो वाद ग्रहण करता है और रजिस्टर पर नाम, क्रम संख्या इत्यादि दर्ज करता है, उसका जो उर्दू नाम है मुंसरिम कहा जाता है। भारत में कचहरी में आप लोग सुने होंगे क्या कहा जाता है? मुंसरिम। तो अनुच्छेद 40 भी हो गया। इसके बाद 41 आइए, अंतरिम उपाय। यानी कि अगर आपका अंतरिम उपाय का मतलब ये हुआ
कि अगर कोई राज्य न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करता है तो न्यायालय पक्षकारों से इंटरिम या अंतरिम उपाय करने के लिए कर सकता है ताकि विवाद और आगे न बढ़े, और सुरक्षा परिषद को ये सूचना देगा न्यायालय कि हमने ये पक्षकारों से अंतरिम उपाय करने के लिए कहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वर्तमान में कुलभूषण जाधव का मामला था, तो जैसे ही भारत ने मुकदमा किया वैसे ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतरिम उपाय किया और कहा कि जब तक हम फैसला न दे दें कुलभूषण जाधव को फांसी पर न लटकाया जाए। भाई अंतरिम उपाय किया और इसकी सूचना ये किसको दे देगा? सुरक्षा परिषद को, कि भाई ऐसा अभी न किया जाए। तो आपका यानी कि अंतरिम उपाय आपका तमाम जगह है, सीआरपीसी में भी है, आपका सीपीसी में भी उतना कोऑर्डिनेट करना संभव नहीं है। अगला ये तो आपका 39 के बाद आप चाहें तो 40 पढ़िएगा, 41 भी हल्का सा पूछ सकता है, बस एक लाइन, अंतरिम उपाय किस अनुच्छेद में? तो 41। अब आइए 42 देखा जाए, यहाँ से भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, एक लाइन बता दिया जाए। पक्षों का प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधि करेंगे, यानी कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में मुकदमा हो गया तो इनके प्रतिनिधि आपका पीएम और राष्ट्रपति जाकर नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? इनके प्रतिनिधि, और जो प्रतिनिधि हैं वह परामर्शदाता या अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं। तो भारत ने अपना अधिवक्ता भेजा था हरी साल्वे जी को, और प्रतिनिधि अधिवक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा आपका, ताकि वह निसंकोच अपनी बातों को न्यायालय में रख सकें। यहाँ भी आपको अधिकार हैं, भारत में भी अधिवक्ताओं को। इतिहास गवाह रहा है कि जो आपका कानून की पढ़ाई पढ़ा वहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ा, दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ा, क्योंकि जब अधिकार जानेंगे तभी तो लड़ेंगे। भाई जिनको अधिकार पता ही नहीं है वह क्या लड़ेंगे? तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब अधिवक्ता ही थे। और अधिवक्ता बात बोलिए ना भाई, सब अधिवक्ता ही थे, और आपका कह सकते हैं अपने अधिकारों के लिए क्या किए? लड़े। अगला देखिए आपका 42 में दोनों पक्षकारों से क्या आ गए? वकील। मैंने आपका 43 देखिए, इसको छोड़ सकते हैं, हल्का हल्का बताया जा रहा है ताकि क्रम बना रहे, क्योंकि बीच से उठाकर बताने पर क्रम टूट जाता है। 43 देखिए, क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब ये हुआ कि कैसे कार्यवाही होगी। तो भारत में थोड़ा बता दीजिए, लिखित कार्यवाही होती है कि मौखिक की दोनों? भाई क्या केवल लिखित में आप देते हैं कि मौखिक बहस भी करते हैं? तो बस एक लाइन याद रखिए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो बहस इत्यादि होगी वह लिखित में भी होगी, और क्या होगी? मौखिक। एक लाइन बस याद रखना है। आ जाइए सेक्शन 44, आपका नोटिस भेजवाया जाएगा, ये भी छोड़ दीजिए आपका। हाँ 45 देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका बनेगा। 45 आर्टिकल बताता है कि सुनवाई अध्यक्ष के नियंत्रण में अथवा उसके द्वारा अध्यक्षता न कर पाने की स्थिति में उपाध्यक्ष के नियंत्रण में होगी। यदि दोनों में से कोई भी अध्यक्षता न कर पाए तो उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश अध्यक्षता करेगा। यानी कि किसकी अध्यक्षता में सुनवाई की जाएगी? तो अध्यक्ष के। अध्यक्ष न रहे तब अध्यक्ष कौन बन जाएगा, माने कि कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी न रहे तब आपका
जो न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही किसका काम करेगा? अध्यक्ष का। और उसी के संचालन में आपका सुनवाई शुरू होगी। एक क्रम बना लेना है भाई। एक बार देखिए, क्रम पूछा गया है कि न्यायालय में न्यायाधीश, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी थोड़ा सतर्क रहना है। एक अध्यक्ष और एक क्या, तो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो किसके अंडर में कार्रवाई होगी? और उपाध्यक्ष भी न रहे तो थोड़ा भारत का सुप्रीम कोर्ट जोड़ लीजिए। अगर सीजीआई न रहे तो जो राष्ट्रपति कार्यवाहक सीजीआई नियुक्त करता है और उसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट चलेगा। लेकिन कार्यवाहक जिसको बनाया जाता है, जो सीनियर जज रहता है सामान्यतः, उसी को बनाया जाता है। मैंने भारत में भी सेम नियम है, वो भले अलग हो थोड़ा। तो अध्यक्ष आपका इस प्रकार 45 भी समाप्त हो गए। 46 देखिए, 46 से क्वेश्चन आपका बन सकता है। भले 45 से बन सकता है, ऊपर वाला भले 1-2 अनुच्छेद छोड़ दीजिएगा। आपका ये दे सकता है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खुला न्यायालय होगा, ओपन कोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका 46। इसको कोरिलेट करना है भाई, पढ़ते समय भी लिखते समय भी। देखिए, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अनुच्छेद 46 को रिलेट करना है। फिर आपका सीपीसी अभी पिछली बार उत्तराखंड में बना था 153 बी या ख। फिर आपका सीआरपीसी तो कई बार क्वेश्चन बना है 327 धारा, और हमारे संविधान में आपका जो दिया गया है वह 145 का क्लाज 4। एक बार देखिए, नहीं, ओपन कोर्ट पर उधर जाने पर वीडियो देखते समय काट दिया जाता है ना। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आपका बनता है, और हर एक राज्य में, एक राज्य में इसको अच्छे से तैयार रखना। चारों प्रावधान एक जगह हो। ठीक है भाई। आपका देखिए, आपका ओपन कोर्ट या खुला न्यायालय, ये 4 एंगल से हमें पढ़ना है। पहला, ओपन कोर्ट होता क्या है पहले ये बता दिया जाए, और तब चारों एंगल अलग अलग बताया जाए। और एक क्वेश्चन निश्चित किसी भी कंपटीशन में बनने के पूरे चांस रहते हैं। चारों एक जगह लिखना है। ओपन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जितने लोग न्यायालय में आ सकते हैं आए, और सबके सामने कार्यवाही होगी, किसी के पीठ पीछे कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन न्यायालय विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका सीमित व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दे सकता है। और इसका अपवाद भी है, कुछ मामले बंद कमरे में भी सुने जाते हैं। ये भारत में भी हैं, जैसे पारिवारिक मामला हो गया, दुराचार का मामला हो गया इत्यादि। यानी कि ये विधि का पूर्ण नियम न होकर इसके क्या है, अपवाद। यानी कि जितना जनता आ सकती है आए, और सबके सामने क्या होगी, सुनवाई, किसी के पीठ पीछे नहीं। यानी कि कहावत भी कही जाती है कि बुराई करनी हो तो सामने करिए, पीठ पीछे न करिए। लेकिन कभी काल अपवाद है, पीठ पीछे भी क्या की जाती है, बुराई की जाती है। तो आपका अब देखिए, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में है?
आपका तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर या संविधान या विलेख या दस्तावेज के अनुच्छेद 46 में, याद रखिए। इसी बात को हम देखते हैं आपका सीपीसी में पिछली बार उत्तराखंड में बना भी है। आपका ये क्वेश्चन बना था कि सभी सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, ये सीपीसी की धारा में प्रावधान है। तो आपका जवाब रहेगा 153 बी, यानी कि 153 ख। इंग्लिश में ना तो हिंदी में देखिएगा कौन सा, ख। यही क्वेश्चन अभी बिहार भी बनाया था, आपका झारखंड में भी, कि सीआरपीसी के तहत कहाँ प्रावधान है कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। तो सीआरपीसी के किस सेक्शन में प्रावधान है? 327 327। ये भी खूब क्वेश्चन बनता है। और उच्चतम न्यायालय भी ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा, पीठ पीछे कार्यवाही नहीं। तो ये किस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से कहा गया है? तो आर्टिकल 145 के किस उप अनुच्छेद में, किस सब आर्टिकल में? तो क्या मार्क कराएंगे? 4। अनुच्छेद 145 का कौन सा क्लाज? 4। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है, चारों से लिखवाते समय कोरिलेट किया जाएगा। अगला ये भाई 46 के बाद 47, प्रत्येक सुनवाई में कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और उस पर रजिस्ट्रार और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ आपका 2 क्वेश्चन एक साथ याद रखना है। याद रखिए 2 क्वेश्चन यानी कि जो कार्यवृत्त होगा, कैसे सुनवाई होगी, क्या इत्यादि, ये तैयार किसके द्वारा किया जाएगा? रजिस्ट्रार या निबंधक द्वारा। और इस कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किसका होगा? तो रटे रहिए, किसका हस्ताक्षर होता है? रजिस्ट्रार और अध्यक्ष का। तुरंत एक क्वेश्चन और पकड़ना है जो पिछली बार पूछा गया था। भाई पिछली बार आ चुका है, जो अब मैं बता रहा हूँ कि न्यायालय के निर्णय पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजमेंट पर कौन साइन करता है? तो दिया था निबंधक माने रजिस्ट्रार, न्यायालय का अध्यक्ष, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। भाई याद रखिए। चलिए अगला, कार्यवृत्त पर किसका कार्यवृत्त कौन तैयार करता है? तो रजिस्ट्रार। कार्यवृत्त पर किसका हस्ताक्षर होता है? रजिस्ट्रार का। अध्यक्ष का न्यायालय के, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? भाई जरूर याद रखिए, न्यायालय के निर्णय पर साइन ज़्यादा चांस हैं। जो लोग एलएलएम देना चाहते हैं उनके लिए भी चांस है कि ये पूछ सकता है। देखिए आगे, इसके बाद आपका 48 देखिए, अनुच्छेद 48, न्यायालय मामले पर कार्यवाही करने के लिए आदेश तैयार करेगा। प्रत्येक पक्ष अपने तर्क किस रूप में देंगे अथवा कितने समय में समाप्त करेंगे, इसका निर्णय करेगा और गवाही लेने से संबंध सभी प्रबंध करेगा। यानी कि दोनों पक्षकार अपनी अपनी बातें क्या करें, कहें कि ना करें? कहें, बस एक लाइन। 49, न्यायालय सुनवाई शुरू, ये छोड़ सकते हैं, 48 छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 49, न्यायालय सुनवाई शुरू होने से पहले ही प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का प्रलेख प्रस्तुत करने तथा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। प्रत्येक अभिस्वीकृति को औपचारिक रूप से नोट कर लिया जाएगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं या जो भी आप लिखित में कहना चाहते हैं आकर कह दीजिए, कोई रोक टोक नहीं। भारत के न्यायालय भी कहते हैं कि जो भी कहना आप क्या करिए,
आइए अनुच्छेद 50 आपका न्यायालय किसी भी समय किसी व्यक्ति, निकाय, ब्यूरो, आयोग अथवा अन्य संगठन को चुनकर उसे जांच करने या विशेष राय देने का कार्य सौंप सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति या ब्यूरो या आयोग न्यायालय आयोग से कह सकता है कि इस मामले की आप जांच करिए और हमें क्या दीजिए रिपोर्ट। ये न्यायालय कह सकता है भाई किसी आयोग से। आपका अनुच्छेद 51 देखा जाए, सुनवाई के दौरान साक्षियों के सभी प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका शर्तों के अधीन, तो इसका भी मतलब नहीं है बहुत खास, आपका कम पूछा जाता है। 52 देखा जाए, 52 भी कम पूछा जाता है। अब आपका 53 एक्स पार्टी आपका कह सकते हैं जजमेंट देखना है। ये पूछ सकता है कि एक्स पार्टी जजमेंट का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो बस आपका एक लाइन जवाब होना चाहिए किस अनुच्छेद में, 53। अब देखिए एक उदाहरण पहले देखिए। मान लीजिए भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में मुकदमा किया, रजिस्ट्रार के हैं। रजिस्ट्रार ने इसकी सूचना अध्यक्ष और न्यायालय को दी। तत्पश्चात जो संबंधित पक्षकार था विपक्षी, आपका कौन था, पाकिस्तान, तो न्यायालय ने पाकिस्तान को क्या जारी किया होगा, नोटिस, कि भारत ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और आकर ये फाइल लीजिए और अपना जवाब लगाइए, समझ दिया जाता है। अब एक कल्पना करिए, अगर पाकिस्तान नोटिस जारी करने के बावजूद भी अपना जवाब नहीं लगाता, न्यायालय में हाजिर ही नहीं होता, तो भारत मांग कर सकता है कि हजूर हमारी बात सुनी जाए और हमारे फेवर में एक्स पार्टी जजमेंट यानी कि एक पक्षीय आदेश क्या किया जाए, पारित। एक भारत मांग कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अब इसी को आपका सीपीसी में जोड़ना है। सीपीसी में भी ऐसा ही प्रावधान है। आपका आदेश 9 में सीपीसी के, जहां की ये प्रावधान है कि अगर वादी ने वाद दायर किया और वादी आ रहा है और प्रतिवादी गायब है, तो वादी मांग कर सकता है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे पक्ष में निर्णय सुनाकर डिक्री पारित की जाए। क्यों? क्योंकि प्रतिवादी को समन जारी हुआ, लेकिन प्रतिवादी जानबूझकर न्यायालय में नहीं आ रहा है। इसी को हम कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। याद रखिए क्या कहते हैं, एक पक्षीय आज्ञप्ति। यूपीसीपीसी पढ़ाया जाएगा तो और डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ थोड़ा टेक्निकल एक क्वेश्चन बना था भाई कि एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध क्या उपाय हैं, तो आगे बताया जाएगा एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध क्या उपाय हैं, तो 3 उपाय हैं, आगे बताया जाएगा। अभी देखिए आगे भाई आपका, तो एक्स पार्टी निर्णय किस अनुच्छेद के तहत, ये याद रखिए, तो 53 में बताया गया। आइए 54 देखा जाए, जब न्यायालय के नियंत्रणाधीन प्रतिनिधियों, परामर्शदाताओं और अधिवक्ताओं ने मामले को प्रस्तुत करने का कार्य पूरा कर लिया हो, तो अध्यक्ष मामले की सुनवाई बंद करने की घोषणा देगा। न्यायालय निर्णय पर विचार करने के लिए उठ जाएगा और विचार विमर्श करेगा, और विचार विमर्श अंदर क्या हुआ, ये ओपन होगा कि गुप्त रखा जाएगा, तो गुप्त रखा जाएगा। अब आइए आपका फिर एक बार इसको समझिए। न्यायालय जब दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात पूरी कर लिए, तो अध्यक्ष ये घोषणा करेगा कि अब जो हियरिंग थी, सुनवाई थी, क्या हो गई, पूरी। और जाकर न्यायाधीश जो है आपका गुप्त कक्ष में मंत्रणा आपस में करेंगे
कि क्या जजमेंट दिया जाए, और जो आपस में मंत्रणा करेंगे वह ओपन नहीं किया जाएगा, ओपन नहीं गुप्त रखा जाएगा। यानी कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। आपका भाई ये यानी कि राज को राज रहने दो, यानी कि आपका क्या आपस में बातें हुई ये थोड़े ओपन की जाएगी। और आपका आगे देखा जाए इस प्रकार आपका 54 यानी कि आपका अब न्यायाधीश उठ जाएंगे गुप्त कमरे में जाकर क्या करेंगे। एक गुप्तता के बारे में आपका एविडेंस की धारा 29 में भी बताया गया था, और उसको भी थोड़ा अच्छे से याद रखिए। बताइए तो, गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति विसंगत होगी कि सुसंगत। सुसंगत किस धारा में? 29। याद रखिए, गुप्त रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। अगला देखिए भाई आपका 55। आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 55 सभी प्रश्नों पर जो फैसला आएगा, निर्णय आएगा, उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। और अगर आपका कह सकते हैं कि मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत कौन देगा, ये पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपका 15 जज हो सकते हैं, और मान के चलिए कि आपका 15 जज हैं और 15 जज सुनवाई कर रहे हैं, और 7 जज पक्ष में हो गए और 7 किस में? विरोध में। तो भाई अगर 8 हो जाते 7 तो कोई दिक्कत नहीं, बहुमत हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि मत क्या हो गया? बराबर। तो एक एम्पायर आ जाएंगे। एम्पायर यानी कि निर्णायक। निर्णायक का मतलब कि जो वोट देगा। तो बताइए निर्णायक मत कौन देगा? अगर न्यायाधीशों का मत बराबर हो गया तो बस एक लाइन याद रखिए, जो न्यायालय का अध्यक्ष होगा, या अध्यक्ष अगर नहीं है तो जो व्यक्ति न्यायालय के अध्यक्ष का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति निर्णायक मत देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, लेकिन कब? जब न्यायाधीशों का मत क्या हो जाता है? बराबर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यायाधीशों का मत बराबर होने पर कौन निर्णायक मत देता है? तो न्यायालय का अध्यक्ष। अगला ये भाई आपका 56 देखिए, निर्णय में वे कारण दिए जाएंगे जिन पर निर्णय आधारित है। तो रीजन डिसीजन यानी कि आपका निर्णय का क्या दिया जाएगा? कारण। इसमें उन न्यायाधीशों का नाम भी होगा जिन्होंने निर्णय में भाग लिया है। यानी कि निर्णय जब दिया जाएगा तो साइन तो केवल 2 लोगों का होगा। किसका किसका? निर्णय पर अध्यक्ष और निबंधक का। लेकिन जितने लोग भाग लिए थे इस मामले में सुनवाई में, सभी जजों का नाम निर्णय में रहेगा। ये भी आपका पूछ सकता है। 57 आ जाइए, यदि निर्णय समग्र अथवा आंशिक रूप में न्यायाधीशों की सर्वसम्मत को प्रस्तुत नहीं करता तो किसी भी न्यायाधीश को अलग फैसला देने का हक होगा, अर्थात अल्पमत में भी फैसला दे सकता है। अर्थात 15 जज हैं, 10 जज पक्ष में हैं और 5 क्या हैं? विरोध में। तो क्या 5 जो विरोध में हैं अपना अलग निर्णय देने का हक रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी जोड़िए। आपका 2 केस हम बता रहे हैं भारत का। एक आपका गोलकनाथ का केस है जिसमें कि निर्णय दिया गया था, और आपका निर्णय जो आया 6-5 से आया। 11 जज थे, 6 जज फेवर में दिए थे और 5 जो जज थे किस में दिए थे? विरोध में। और यानी कि तो क्या विरोध में निर्णय लिख सकता है कि नहीं? लिख, भले माना ना जाए वो अलग बात है, क्योंकि माना कौन जाएगा? जो क्या रहेगा? बहुमत का।
और आपका केशवानंद भारती के भी वाद में कुल 13 जज थे। पक्ष में 7 दिए थे, विरोध में 6 दिए थे। तो आप लोग खुद बताइए, क्या अल्पमत में लोग निर्णय दिए थे कि नहीं? भले उनका मान्य नहीं है, लेकिन अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। अब आपका अगला देखिए अनुच्छेद आपका जो 58 आर्टिकल हैं, इससे कई बार क्वेश्चन बना है और चांस है आपका क्वेश्चन बनने का आगे भी। 58 देखिए भाई, आपका निर्णय पर साइन किसका होगा? ये पिछली बार भी क्वेश्चन बना है और मैं 2 बार बता चुका हूँ। तो जजमेंट पर साइन किसका होगा? तो 58 आपका बताता है, ये जरूर याद रखिएगा, न्यायालय के अध्यक्ष का और न्यायालय के निबंधक या रजिस्ट्रार। ये पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि निर्णय पर किसकी साइन होगी। तो भाई अच्छे से तैयार रखना है, न्यायालय के आपका अध्यक्ष का और न्यायालय के किसके? रजिस्ट्रार का। हिंदी में दिया था जे में पिछली बार कई लोग पकड़ नहीं पाए, निबंधक दिया था, और इंग्लिश वर्जन में रजिस्ट्रार। तो ये ना कि गलत हो जाए। 59 आइए, न्यायालय के निर्णय की केवल उन पक्षों को तथा उसी विशिष्ट मामले को छोड़कर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। यहाँ से भी आपका यूपीजे में लगातार क्वेश्चन बन रहा है और ये आपका और अच्छे से देखना, यानी कि जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का जो आर्टिकल 59 है, यहाँ से भाई लगातार क्वेश्चन बन रहा है और 3 पॉइंट से समझना है। यहाँ जो क्वेश्चन बना है आपका 1-2 सही है, 2-3 सही है, 3-4 सही है। इसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ध्यान से देखिए, पहले बेयर एक्ट की भाषा हम बताते हैं। न्यायालय के निर्णय केवल उन पक्षों को और उस विशिष्ट मामलों को छोड़कर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय का जो निर्णय होता है उसका प्रभाव पूछा जाता है। तो प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति बंधी, और केवल उस विशिष्ट मामले में वह निर्णय लागू होगा, ये भी हम बता रहे हैं। और केवल उस विशिष्ट मामले में, और न्यायालय का निर्णय पूर्व निर्णय का सृजन नहीं करेगा, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का सृजन नहीं करेगा। 3 एंगल से देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन अच्छा बन रहा है और काफी भरमाऊ भी बन रहा है। क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से कौन बाध्य होता है? तो आपका दे देगा जो आपका वाद के पक्षकार थे, पूरा विश्व, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निर्णय किसके प्रति बाध्यकारी होगा? पक्षकार की पूरा विश्व की पूरा देश, केवल पक्षकार। तो जब कोई फैसला केवल पक्षकारों के बीच अप्लाई हो, लागू हो, बंधनकारी हो, तो उस फैसले को जजमेंट इन पर्सोनम कहते हैं। जजमेंट इन पर्सोनम का हिंदी अर्थ हुआ व्यक्तिबंधी। भाई अच्छे से याद रखिए, क्या कहा जाता है? व्यक्तिबंधी या जजमेंट इन पर्सोनम। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, जिस विषय पर फैसला न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया है, वह फैसला केवल उसी विषय में मान्य होगा कि अन्य विषयों में? तो मैं क्या लिखा हूँ? उसी विशिष्ट मामले। तो बताइए उसी विषय में कि अन्य विषयों में? उसी विषय में। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुलभूषण जाधव का मामला था
भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चला तो केवल कुलभूषण जाधव के ही मामले में ये फैसला लागू होगा, अन्य मामलों से इसका कोई मतलब नहीं। तीसरा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको मैंने ध्यान में रखकर पढ़ना है। तीसरा पॉइंट ये पढ़ना है कि क्या न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट या नजीर का काम करते हैं कि नहीं, अर्थात पूर्व निर्णय का सृजन करते हैं कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं करते। अर्थात न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर किसी मामले में फैसला दिया है तो वह फैसला किसी अन्य मामले में कोई मतलब नहीं रख